हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो आपके क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और 100% यूपी बोर्ड में आपके ये पूछा ही जाएगा, क्योंकि रस छंद अलंकार ये तो आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके 6 नंबर पक्के कराने जा रहे हैं। ये टॉपिक आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, हर साल ये यूपी बोर्ड में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और ट्रिक से याद करवाएं कि कैसे आप 1 मिनट में इस वीडियो से सब याद कर लेंगे। सारी परिभाषाएं सिर्फ आपको पढ़ने से ही याद हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, उनकी भी हेल्प हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हम स्टार्ट करेंगे वो आपका जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे रस। तो रस में बात करेंगे आपके दो नंबर में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आपसे पहले पूछा जाता है श्रृंगार रस अथवा करुण रस, कोई 2 दिया जाते हैं, उसमें से आपको 1 करनी होती है। तो ठीक है, उसके बाद आपके छंद पूछे जाएंगे, उसके बाद आपके दोहा। तो ये 3 आपसे पूछी जाती है 2-2 नंबर में। तो टोटल आपके 6 नंबर हो जाएंगे। तो पहला हम रस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रस में हम आपको आज 4 करवाने वाले हैं। तो इसमें से 4 करवाने, हमने 5 लिख दिए, इंपॉर्टेंट है ये पाँचों ही। अगर आप ये 5 पढ़ लेते हैं तो 5 में से आपके 2 पूछ ही जाएंगी। तो ये पाँचों हमने लिख दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले आपको हम ट्रिक के साथ याद कराएंगे। तो इधर हमने आपको रस लिख दिया, इधर स्थाई भाव। उनका स्थाई भाव क्या होता है? रस। श्रृंगार रस का क्या होता है स्थाई भाव? रति। हास्य रस का हास। करुण रस का क्या होता है? शोक। और शांत रस का होता है निर्वेद। और वीर रस का होता है उत्साह। ठीक है, तो आप पहले जो रस हैं उसके आपको स्थाई भाव याद रखने हैं। बाई चांस आपको सिर्फ आपको ये 2 आती हैं या 3 आती हैं और बाई चांस आपके एग्जाम में ये 2 आ गई हैं, अगर आपको स्थाई भाव नहीं पता है तो आप परिभाषा नहीं लिख पाएंगे। अगर आपको इनके स्थाई भाव पता है तो आप परिभाषा भी आसानी से लिख सकते हैं। इसका मेन टॉपिक है आपको स्थाई भाव याद होने चाहिए। ठीक है, तो याद हो गएंगे। श्रृंगार रस का रति, हास्य रस का हास है, और करुण रस का शोक, शांत कर निर्वात, और उत्साह होता है वीर रस का। तो पहले हमने हेडिंग डाली है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस एक ही बस आपको जो हमने लिखी है ये परिभाषा, बस आपको यही सब कंटेंट लिखना होगा। बस आपको जैसे यहाँ पे श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या है? रति है। तो आपको अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, तो श्रृंगार रस डालेंगे, रति नामक स्थाई भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण हो तो रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है। तो उस रस को हम लोग क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो होता है संयोग रस और दूसरा होता है वियोग रस। ठीक है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है, तो ये 2 आपके प्रकार होते हैं श्रृंगार रस के। इसमें हमने क्या लिखा है? श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या होता है? रति। अगर यहाँ पे करुण रस है तो ऐसे लिखेंगे कि शोक नामक स्थाई भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण हो तो रस की निष्पत्ति, तो रस निष्पत्ति करता है। तो उस रस को हम लोग क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। तो आप कोई भी हेडिंग हो, चाहे यहाँ पे आपके करुण रस हो, वीर रस हो या शांत रस हो, आपको बस स्थाई भाव लिखना, बाकी यही कंटेंट लिख देना है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे स्थाई भाव चेंज करना, बाकी यही लिख देना है। यहाँ पे अगर आपका हुआ हास्य रस तो आप ऐसे लिख सकते हैं, हास रस का क्या होता है? हास नामक स्थाई भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण हो तो रस क्या करता है? निष्पत्ति करता है। ठीक है, तो इस रस को क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हास रस नहीं होते। उसके बाद यहाँ पे आप हास्य रस और वियोग रस लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। ठीक है, तो कहत नटत रीझत खींचत मिलत लजियात भैर भवन में करत है नैन हुई सब बात। ठीक है, तो इसमें ये क्या कहा गया? ये आपको उदाहरण दिया है कि कहत नटत रीझत खीसत मिलत लजियात भैरो भवन में करत है नैन ही सब बात। तो आपको एक उदाहरण लिखना है। उसके बाद आपको आपको कुछ भी जैसे श्रृंगार रस के 2-3 उदाहरण याद कर लीजिए, आपको अच्छे लगे 2-3 में से कोई आप एक लिख दीजिए। उसके बाद ये रश्मि जुल्फे ये सरवती आंखें इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। ठीक है, आप इसमें से कोई लिख सकते हैं। अब संयोग और वियोग क्या होता है? वियोग श्रृंगार वो होता है जैसे कुछ किसी से हम लोग जब दूर जा रहे होते तो जो आपके जो उदाहरण बनते हैं वियोग, वियोग उसे कहते हैं जब हम किसी से दूर जाएं, तो वो क्या होते हैं? वियोग श्रृंगार। और संयोग वो होते हैं जब हम लोग किसी से, मतलब जैसे ये वाला जो उदाहरण है ये आपका क्या है? संयोग श्रृंगार का है। ठीक है, उसके बाद स्पष्टीकरण आपको अगर लिखना हो तो लिख दीजिए। वैसे अगर आपको नहीं लिखना हो तो आप नहीं, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है स्पष्टीकरण, बट आपको पता होना चाहिए कि स्पष्टीकरण हम लोग कैसे करते हैं।
अगर आपके पास टाइम हो, आपको लगता है कि हाँ हम स्पष्टीकरण कर सकते हैं, तो आप स्पष्टीकरण लिखिए, क्योंकि इसमें भी आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे। 2 मिनट तो मिनिमम लगेंगे ही आपको स्पष्टीकरण लिखने में। बस आपको तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आप स्पष्टीकरण ना ही लिखें, तो आपका टाइम बचेगा। ठीक है, फिलहाल हमने इसमें बता दिया है। तो आप श्रृंगार रस लिख के और इसके उदाहरण लिख के और बस कंप्लीट हो जाएगा। तो स्पष्टीकरण देख लेते हैं। स्पष्टीकरण स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का रति। और आलंबन क्या है? नायिका और प्रेम। इसमें आलंबन क्या है? जो ज्वाला आपको दे रखा है, इसका हमने स्पष्टीकरण किया। इसमें जो नायिका है वो क्या है? आलंबन इसमें पूछा है कि किससे मतलब कहा जा रहा है, तो नायिका और प्रेमिका के बारे में बात हो रही है। आश्रय कौन है? नायक और प्रेमी, जो नायिका से प्रेम करता है, तो उसके बारे में बात। उद्दीपन क्या है? मुस्कान और मना करना। अनुभाव क्या है? हर्ष और गुस्सा। इसमें हर्ष की बात हुई है, मतलब खुशी की बात हुई है, और गुस्से की बात हुई। संचारी भाव क्या है? सर हिलाना और इशारा करना। ये आप स्पष्टीकरण अपनी जैसा मतलब उदाहरण है उस टाइप से आप इसमें से ही कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा रस लिया है हास्य रस। हम इसमें आपको 4 रस कराएंगे, या 4 या 3 करवाएंगे। ठीक है, देखते हैं कितने एक करूँ। हाँ, 4 रस आपको करवाएंगे, तो चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप 5 करवाए हैं हमने, वीर रस नहीं करवाया। वीर रस अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं, अगर ये 4 पढ़ लेते तो 100% गारंटी इन 4 में से ही आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, हास्य रस क्या होता है? हास्य रस नामक स्थायी जब अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण हो, तो रस की निष्पत्ति। तो रस क्या करता है? रस की निष्पत्ति करता है। तो उस रस को हम लोग क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। और हास्य रस का उदाहरण क्या होता है? कोई भी आप लिख दीजिए। हास्य रस मतलब हंसी वाला, कुछ हास निकल रहा है, तो हास्य रस का क्या हो? थोड़ा हंसी और मजाक वाला आपको लिखना होगा। तो कैसा है? हाथी जैसी देह है जिसकी, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो ये आपका क्या है? हास्य रस का उदाहरण। उसके बाद है करुण रस। करुण रस आपको बोलने में ही निकल रहा, शोक। करुण मतलब शोक वाला रस है। ठीक है, तो आप सबके स्थायी भाव जरूर से जरूर याद रखना। तो शोक नामक स्थायी भाव जब अब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण हो, तो क्या होती है? रस की निष्पत्ति होती है। तो उस रस को हम करुण रस कहते हैं। करुण रस का उदाहरण इस टाइप से होना चाहिए, जैसे शोक नामक है तो शोक वाला थोड़ा रस होना चाहिए। हे आर्य रहा क्या भरत अपरिसित, अभी भी मिल गया अटकंथ राज्य उसे, जब भी तब भी। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं। एक और उदाहरण है, मणि कोई भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। आप एक ये भी उदाहरण लिख सकते हैं, अगर आपको जो अच्छा लग रहा है। करुण रस में मतलब थोड़ा उदास वाला, शोक वाला आपको लिखना होगा। आप ये भी लिख सकते हैं जो हमने अभी बोला। उसके बाद वीर रस। वीर रस का क्या होगा? वीर रस में भी आपको वही करना है, सिर्फ आपको क्या बनना है? स्थायी भाव इसके लिखने होंगे। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण हो, तो रस निष्पत्ति करता है। तो उस रस को वीर रस कहते हैं। वीर रस ऐसे ही सब रस में लिखना, चाहे आपका शांत रस हो, वीर रस हो, कोई भी रस हो, आपको उसका स्थायी भाव याद होना चाहिए। अगर आपको स्थायी भाव याद है तो आप उसकी परिभाषा आराम से लिख सकते हैं, और आपको उदाहरण के याद करने। और इसका उदाहरण हम अपने अभी, ये तो बहुत ही फेमस है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। ये आपका का आ गया चौपाई। चौपाई मतलब छंद का ये सेक्शन है। तो छंद में आपको 2 ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक तो आपका है चौपाई और दूसरा आपका है दोहा। ठीक है, तो दोहा और चौपाई अगर आप ये 2 पढ़ लेते हैं, तो इन 2 में से ही आपके यूपी बोर्ड 2025 में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यही बार बार रिपीट होते हैं हर एक पेपर में। चौपाई, दोहा, सोटा, इन तीनों में से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्या है इसकी डेफिनेशन? यह एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके हर एक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगड़ या तगड़ नहीं होना चाहिए, जगड़ तगड़ का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उदाहरण क्या दे रखा है? बंदऊ गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमय मुरमय चूरन चारु, समन सकल भव राजू, समन सुकन भव रजु परुबारू। ठीक है, तो ये आपका दोहा, इसमें मात्राएं जैसी लगी इस टाइप से ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यही पूरा लिख सकते हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा है, तो आप ऐसा ही लिख के आइएगा। उसके बाद दोहा आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपके यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। दोहा कैसा है? एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो चलिए पहले हम आपको इसमें 11 मात्राएं गिना देते हैं। ठीक है, इसमें देखो, इसको के 2 से गिनते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 और 2, 2, 4 कितना? 16। तो 16 मात्राएं हैं। ठीक है, इसमें 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 4 कितने हो गए 16 16 16 मात्राएं सभी में होंगी। तो आप अगर जब मात्रा लगाएं तो चेक कर लें कि उसमें 16 16 मात्राएं हैं, तो सब में इसमें 16 16 मात्राएं होंगी। ठीक है, इस जो जी वाला साइन है इसे इसे 2 से गिना जाता है, जो है इसे 1 गिना जाता है। तो आप ऐसे टोटल करके गिन सकते हैं। उसके बाद उस उदाहरण में क्या है, तो मेरी भव बाधा हरौ राधा नगरी सोए जातन की झाई पर श्याम हरत दुती होए। ठीक है, इसमें अब कितनी मात्राएं, पहले चरण में हमारी कितनी 13, पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं, और जो दूसरे और चौथे चरण में कितनी हो, दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं। तो चलिए गिनते हैं, 4 2 6 और 4 कितने हुए 10 10 और 3 13। ठीक है, 13 इसमें हो गए, 2 4 6 और 8 8 4 12 13 हो गई। ठीक है, 8 4 12 13। तो इसमें कितनी 13 13 मात्राएं होनी चाहिए, पहले और तीसरे चरण में 13 और दूसरे और चौथे में 11 11। उसके बाद आपका अलंकार, अलंकार में मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने इसमें अलंकार कराए, अनुप्रास अलंकार और आपका यमक अलंकार और उपमा अलंकार। और भी अलंकार इंपॉर्टेंट होते हैं, श्लेष अलंकार। तो ये बहुत आप 4 से 5 अलंकार पढ़ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्हीं में से ही पूछे जाते हैं। तो पहला है आपका अनुप्रास अनुप्रास अलंकार बहुत ही इजी है। ये 3 अलंकार हमने आपको करवाए, एक ये याद कर लीजिए और चौथा आपको श्लेष पढ़ लेना है। तो ये 4 अगर आप पढ़ लेते हैं, इन 4 में से ही आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। तो अनुप्रास अलंकार क्या है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होना क्या होता है, अलंकार कहलाते हैं। क्या कौन सा अलंकार कहलाता है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे कोई भी वर्ण है जिसकी बार बार आवृत्ति हो रही हो, तो समझ जाना वो कौन सा उदाहरण हो सकता है, अलंकार, वो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हो रहा है। उदाहरण जे है आपका, कानन कठिन भयंकर भारी घोर गाम हिम बारी बारी। ठीक है, तो इसमें का बार बार का शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही, भा की बार बार हो रही, गा की बार बार हो रही और बा की बार बार हो रही। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि किस वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही। तो चलिए स्पष्टीकरण, तो अगर आपका अलंकार लिखना है तो उसका स्पष्टीकरण कर दीजिए, क्योंकि छोटा ही होता है। देखिए इसमें 2 लाइन आपको लिखनी होगी, ये इसकी, उसके बाद आपको इसमें लिखना है। तो आपको स्पष्टीकरण अलंकार में तो जरूरी आपका स्पष्टीकरण करना होगा, क्योंकि बिना स्पष्टीकरण को आपको पता नहीं चला होगा। ठीक है, भले आप श्रृंगार रस में ना करें और चौपाई में तो होता ही नहीं, श्रृंगार रस आप ऐसे ही लिख दीजिएगा, और जो दोहा है उसको भी आप उदाहरण सहित और उसकी मात्रा लगा के लिख दीजिए। पर अलंकार जो होते हैं उसमें आपको स्पष्टीकरण करके दिखाना होता है कि कौन से शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है या कौन से वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो अनुप्रास में कौन से वर्ण की बार बार आवृत्ति, स्पष्टीकरण डाल के इस उदाहरण में का की, भा की, रा की और घा की और माँ की क्या हुई है, अक्षर की एक से अधिक बार आए। तो इन जो ये वाले जो वर्ड दे रखे हैं ब्लैक पेन से, जी कहाँ कितनी बार आए, एक से अधिक बार आए। तो कौन से उदाहरण है, ये अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, उसके बाद आपका यमक अलंकार, यमक अलंकार भी बहुत ही इजी है। तो जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे एक शब्द है वो बार बार आ रहा हो पर उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो क्या होते हैं वो, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। तो वह क्या होता है, यमक अलंकार होता है। उदाहरण क्या होगा इसका, काली घटा का घमंड घटा, नव मंडल तारक ब्रंद खिले। तो इसमें कौन कौन से वर्ड बार बार आ रहे हैं, घटा, देखिए काली घटा का घमंड घटा, तो घटा कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। काली घटा मतलब यहाँ इस जो यहाँ काली घटा के साथ जो वर्ड यूज हो रहा है वो बादल, और घमंड घटा मतलब घट गया या कम हो गया। ठीक है, तो इसका स्पष्टीकरण हम लोग ऐसे लिखेंगे, हेडिंग डाल के लिखेंगे, इस उदाहरण में जो घटा शब्द है वो 2 बार आए हों और दोनों स्थानों पर उसका अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न है। जो घटा, एक घटा है उसका बादल है, और जो दूसरी घटा है उसका हो गया कम हो गया या घट गया हो। ठीक है, तो ये था आपका यमक अलंकार। उसके बाद आपका उपमा अलंकार, एक और अलंकार होता है, 5 अलंकार पढ़ लीजिए। एक और भी होता है उपमान, जो इम्पोर्टेंट है फिलहाल। 5 अलंकार आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आपके अलंकार को 6 7 हैं, तो आपको 5 पढ़ लेते हैं तो 5 में से ही आपके पूछे जाएंगे। और 4 श्रृंगार रस पढ़ लीजिए और 2 आप दोहा पढ़ लीजिए। टोटल आपको 10 से 11 जो परिभाषाएं पढ़ लेंगे तो इन्हीं में से ही पूछी जाएंगी। ठीक है, उपमा अलंकार कौन सा होता है, उपमेय जिसके लिए क्या दी जाए, उपमा दी जाती है। उपमेय क्या होती है, जिसके लिए उपमा दी जाती है, और उपमान जिसके लिए क्या दी, उपमेय की जिसके साथ तुम तुलना की जाए। जैसे उपमेय जिसके लिए उपमा दी जाती है, और जो उपमान होता है जिस उपमेय की जिसके साथ क्या कही जाए, तुलना की जाए। ठीक है, तो तुलना की जाती है के समान धर्म कथन को उपमा अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, धर्म कथन को उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा के 4 अंग होते हैं, पहला उपमेय,
उपमान, वाचक और साधारण धर्म। 4 अलंकार होते, 4 अंग होते हैं। उदाहरण क्या लिखा है? हरिपद कोमल कमल से। क्या है? हरिपद कोमल कमल से। स्पष्टीकरण इसका जरूर देना। तो उपमेय क्या है इसमें? हरिपद। क्या है उपमेय इसमें? हरिपद। और वाचक क्या है? से। वाचक क्या है? से। उपमान क्या है आपका? कमल। और जो साधारण आपका धर्म है वो क्या है? कोमलता। तो ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट रस छंद अलंकार के क्वेश्चन। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो आज हम आपके लिए ये हिंदी की बहुत दिनों बाद वीडियो लेके आए हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आपके लिए अब रोज़ हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि आपके जो 24 फरवरी में आप जो फोड़ने वाले हो उसमें 100% हम आप के हिंदी में से 95+ क्रॉस कराने वाले हैं। तो जो भी 95+ हिंदी में स्कोर करना चाहता है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए रोज़ हिंदी की इंपॉर्टेंट PDF लेके आएंगे। तो हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।